नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जैसा हम सभी जानते हैं, जेईई मेन सेशन 1 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी एलन स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओम प्रकाश बेहरा, जिन्होंने जेईई मेन सेशन 1 में शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से हम सभी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो चलिए ओम से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। ओम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको जो आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए और हम सबको एक बार फिर से आपने गौरवान्वित होने का मौका दिया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि कितनी खुशी हो रही है, इतने अच्छे नंबर आपके आए हैं, और दूसरा, खुद आपने अपना रिजल्ट देखा था या किसी ने आपको बताया, और उसके बाद क्या मोमेंट था, क्या माहौल नज़र आया? जी, ओरिजिनली जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो मैं खुद नहीं देखा था। फिर हमारे मैथ्स के सर जो हमारे हैं, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि रिज़ल्ट आ गया है, आप देख के बताओ। तो तब मैं खुद चेक किया तो मेरे को कोई गलती मिली नहीं थी चेकिंग के टाइम, बट मेरे को खुद पे उस मोमेंट पे भरोसा नहीं था, तो मैं पापा को फ़ोन करके बोला कि आप एक बार चेक कर लो। फिर उन्होंने चेक करने के बाद पहले सर को बताया, फिर मुझे बताया कि नहीं, फुल आ रहे हैं। तो फिर एलन को जब वो इन्फॉर्मेशन किया तो उन्होंने और एक बार चेक किया, तो फिर श्योर हुए कि हाँ, नहीं, फुल आ रहा है। ओके। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे पहले कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, फादर क्या करते हैं आपके? अभी फादर एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो अभी दिल्ली में है, और मदर हमारी लेक्चरर थी, बट अभी 3 साल पहले जब मैं कोटा आया तो वो हमारे साथ आ गई यहाँ पढ़ाई में हेल्प के लिए। तो आपकी मम्मी ने आपके लिए, मतलब आपकी स्टडी के लिए जॉब छोड़ के अभी वो आपके साथ ही रह रहे हैं? जी। ओके। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 3 साल से आप कोटा में रह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको एलन के बारे में कहाँ से पता चला और क्या सोच के आपने एलन ज्वाइन किया? जब हमारा 9th का एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे जस्ट, तब एलन में एक और भैया पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप एलन आ जाओ, वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, पढ़ाई में बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमने एलन ज्वाइन किया। तो वो अभी IITian है वो भैया, तो हम भी वही उस मुकाम तक पहुंचना जो पाथ चाहते उन्होंने हैं। आपको दिखाया, आप उस पे चले और सेटिस्फाइड हैं आप? जी, मतलब जो सोचा था आपने, जो आपके भैया ने या सर ने, जिन्होंने आपको सजेस्ट किया कि वाकई एलन में आके अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे, तो आपको लग रहा है कि वाकई वो सच है? जी, एलन से बहुत सपोर्ट मिला है हमारे। हर मोमेंट में टीचर्स हर मोमेंट में अवेलेबल रहते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो, टीचर्स और फैकल्टी हमेशा रेडी रहते हैं। वो बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी छूट नहीं जाती जो हम ये नहीं कह सकते कि हम हेल्प मांगते तो हमें मिलती नहीं। हर सारी हेल्प मिल रही है, बस हम पे रहता है कि हमें वो पहला स्टेप लेना है और उनसे हेल्प मांगना है। अच्छा, अगर आपके बचपन की बात करें, जैसे कि अब आप इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, है ना, तो हर कोई चाहता है कि वो ये जानना चाहे कि आप बचपन में कैसे थे। शुरुआत में इंटेलिजेंट थे या फिर जब आप कोटा आए या उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको लगा कि नहीं, अब मुझे बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी? इनिशियली तो नॉर्मल स्कूल में जो चलता था वही करते थे। पहली बार एक ग्रेड 1 में इंग्लिश के एक कंपटीशन में, वो इन स्कूल के अंदर ही था, तो उसमें कोई एक रैंक मिली थी, तो वो पहली बार था। क्लास 3 में मैं एक साइबर एग्ज़ाम में ओलंपियाड में रैंक मिली थी, तो तब मैं हैदराबाद आया था प्राइज सेरेमनी के लिए। तो फिर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा आया, तो मैं मैथ्स पढ़ने लग गया। फिर बायोलॉजी अच्छे से याद नहीं हो रही पाती थी, तो इसीलिए मैं देखा कि PCM स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, तो उससे फिर उन भैया ने बोला कि आप एलन आ जाओ, ये हेल्प करेगा। तो फिर मैं एलन आ गया। ओके। तो यहाँ आने के बाद क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई दिए? पहली बात, मतलब एक डिसिप्लिन डेवलप हो गया है कि एक रूटीन डेवलप हो गया है दिन का, और ऐसे मेंटल डिसिप्लिन डेवलप हो जाए तो चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंसी से होने लग जाती है। पूरा दिन का ऐसा लगता है कि हर मोमेंट यूटिलाइज हुआ है, तो इससे टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ही। फिर एक बार कवर करने के बाद रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, फिर आप खुद को फिर वेरीफाई करना है कि आपको कितना आता है। तो इसमें बहुत हेल्प मिली है एलन से।
ओम इंटेलिजेंट तो आप पहले भी थे, जैसे आपने बताया कि जब आपकी शुरुआत में आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एलन में आने के बाद में आपको क्या और ज़्यादा एक्सप्लोजर मिला, या आपको लगा कि ये स्टडी वहाँ पे नहीं होती थी लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि इतना कुछ है? इनिशियली मैं बस मैथ्स और थोड़ा बहुत फिज़िक्स ही पढ़ा था, फिर कॉन्फिडेंस मैथ्स में ही था। तो फिर एलन में आके पहली बात मैं पूरा केमिस्ट्री जितना सीखा वो सारा एलन में ही सीखा। ठीक है। फिज़िक्स को तो लेटर टॉपिक्स में पढ़ा ही नहीं था, वो भी एलन से सीखा। मैथ्स में जिन जिन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस था उसमें भी पता चला कि और इतना है, तो उससे क्या क्या और पढ़ना है। मैथ्स में भी ऐसा बहुत नॉलेज मिला एलन से, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल। अच्छा, आपके शेड्यूल की अगर हम बात करें पूरे दिन की, क्या दिनचर्या आपकी रहती थी और कैसे कैसे आपने सारी चीज़ें इनिशियली मैनेज जब की? हमने एलन ज्वाइन किया तो हमारा इवनिंग शिफ्ट में होती थी क्लासेस, तो तब हम मॉर्निंग में होमवर्क करते थे, फिर इवनिंग में जाके क्लासेस अटेंड करते थे। तब एक्चुअली टीचर्स का रिकमेंडेशन था कि आप शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर सुबह होमवर्क कर लीजिए। हालांकि तब वो हैबिट नहीं बनी थी, तो तब मैं नहीं करता था, जो करना चाहिए था, बट वो मिस्टेक थी। फिर बोर्ड्स के बाद, 10th के बोर्ड्स के बाद 11th में जब हम आए तो क्लासेस मॉर्निंग शिफ्ट में होने लग गई। ठीक है। तब मॉर्निंग शिफ्ट में क्लासेस के बाद हम इवनिंग शिफ्ट में, तब एक्चुअली ऐसा लगता था कि टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि एक हैबिट हो गई थी कि सुबह पढ़ रहे हैं और शाम को रिलैक्स कर रहे हैं। फिर वो भी कुछ धीरे धीरे वो फिक्स हुई। फिर जब एंड टाइम आ गया, जब हमारा मेंस के एग्जाम्स पास आने लग गए, तब हमारी क्लासेस कम हो गई, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मिलता था पढ़ाई के लिए। तब लाइक हर सब्जेक्ट को के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तब ज़्यादा टाइम फोकस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पर रहता था, तो हर सब्जेक्ट को कुछ टाइम दे दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर 2-3 घंटे इस मोमेंट में रखे कि जो चीज़ें नहीं हुई हमसे वो टॉपिक एक बार फिर से कवर कर लिया, ताकि और ये इन टेस्ट से ये पता चलता था कि इस टॉपिक में ये और पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो वो उससे वेरीफाई हो जाता था। और फिर वो 2-3 घंटे एक बफर भी था कि हम टीचर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, क्योंकि उस मोमेंट में टाइम इतना नहीं बचता था कि हम ढूंढने में टाइम वेस्ट कर सके। तो उससे अच्छा कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो टीचर से जाके क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे तो ये हो सकता है। अच्छा, बहुत बार देखा होगा आपने, 3 साल से आप कोटा में रह रहे हैं ना, तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हुए हैं। कई बार आपको लगा होगा कि बहुत सारा पढ़ लिया, फिर भी एक सवाल जो है वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। फिर अगर वो सॉल्व हो गया तो आपको लगा होगा कि इतना टाइम मैंने इसमें वेस्ट कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट जो है उसमें करने का मन नहीं कर रहा, या मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो उस टाइम जब डाउनफॉल आता है तो कैसे खुद को संभाला, और क्या कहते हैं ना, क्या इंस्पिरेशन थी जिसको लगा आपको कि नहीं, आज का दिन खराब था लेकिन अगला दिन मेरा अच्छा होगा, तो खुद को कैसे मैनेज किया उस टाइम? ऐसे जो बर्नआउट का सिचुएशन आता है तो वो मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। इनिशियली एक पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं जस्ट एलन आया था, क्योंकि तब मैं पढ़ा ही नहीं था, जैसे कुछ टॉपिक्स मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था। तो तब लाइक 1-2 पेपर में बहुत कम आ गए थे, तो तब एक सेशन आता, तब मैं, और वो भी तब जब स्कूल में कोई स्टूडेंट स्टार हो और यहाँ आने के बाद में वैसा फील हो। बिल्कुल हाँ। वो लाइक, तो तब पहली बार वो बर्नआउट का सिचुएशन आया था। तब मैं लाइक थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लिया। तो मैं इनिशियली सोचा कि नहीं, रिजल्ट्स दिखाता ही नहीं हूँ घर पे, बट फिर सोचा कि नहीं, छिपा के भी क्या ही हो जाएगा, एक बार अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बाद में भी ये प्रॉब्लम आएगा, तो ऐसे छिपाने में कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर वो रिजल्ट्स पहली बार जब पेरेंट्स को भी ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो गया, बिल्कुल फिर डिस्कस किया, फिर ये बोला कि आप टाइम दो और थोड़ा। तो वो पहली बार ऐसा बर्नआउट था। तब इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि तब ये पता ही था कि आता ही नहीं था। और बाद में एक बार हुआ कि जब पढ़ लिए थे बहुत ज़्यादा, तब जब हुआ तब भी लाइक ये ऐसा पहले लगा कि मैं इतना सब क्यों पढ़ रहा हूँ जब ये हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो फिर तब मैं एक्चुअली ब्रेक ले लिया थोड़ी देर के लिए, टेस्ट से ब्रेक नहीं लिया, क्लासेस से ब्रेक नहीं लिया, बस सेल्फ स्टडी से थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, एक्स्ट्रा कुछ करने से ब्रेक ले लिया। जितना पढ़ रहा हूँ, जितना क्लासेस में दे रहे हैं, बस उस पे ही फोकस किया उस मोमेंट पे। और लाइक फिर जो टाइम बन जाता उसमें मैं बस थोड़ी देर रिलैक्स किया, माइंड को थोड़ा ब्रेक दिया। फिर मैं ये डिसाइड लिया कि अब जो टेस्ट हो रहे हैं उनको मैं ऐसे ना लूँ कि मेरे इतने आने ही चाहिए। बिल्कुल। जितना आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हो गया उस पर सोच के कुछ फायदा नहीं हो रहा, बट जो आ रहा है उसके बारे में सोच के फायदा हो सकता है। तो फिर चेंजेस दिखाई दिए, लगा कि वाकई जो फिर लाइक जब आप ज्यादा वरी करना छोड़ देंगे तभी इम्प्रूवमेंट आता है।
ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, स्ट्रेस आपको खुद लेना पड़ेगा। स्ट्रेस आप पे फोर्सिबली दिया जाएगा तो वो और ऐसा भी नहीं, एक होता है ना कि कुछ स्ट्रेस ऐसे हैं कि उससे आप और पढ़ने की कोशिश करते हो और मोटिवेट होते हो, कर सकते हो उतना ही आपको लेना चाहिए। लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि जो चीजें पढ़ रहे हो वो भी डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा, एलन की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि टीचर्स जो हैं वो हमेशा डाउट सॉल्विंग के लिए तैयार रहते थे, इसके साथ साथ बहुत सारे टेस्ट जो है वो भी एलन में होते हैं। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, या कह सकते हैं कि जो एग्जाम से पहले जो क्लासेस में टेस्ट होते हैं, उससे क्या फायदा मिलता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस एलन पहले से ही करा देता है एग्जाम में जाने से पहले? ये है कि टेस्ट रूटीन हो जाते हैं कि लाइक हर टेस्ट ऐसा ही लगता है कि ऐसा टेस्ट तो बहुत बार दे चुका हूँ, तो ऐसे इतना सीरियस नहीं लगता कोई एक टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए कि आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाएंगे तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंशन आ जाएगा, जो वो नहीं लेना चाहिए। और इतने टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, इतने क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा कि हर इंसान से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर हर इंसान से सारे क्वेश्चन हो भी सकते हैं तो ऐसा भी नहीं कि आप उस लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। तो आपको ये आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मैं कम टाइम में कर सकता हूँ, जिससे आपके पास कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। क्योंकि एंड में ये मैटर नहीं करता कि आपने वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसे कर लिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आपको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना चाहिए, आपको तो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, बट जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं फायदा मिलता है ना, जो हम टेस्ट पहले ही करके जाते हैं, तो जब हम रियल में एग्जाम देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, पहले से मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और इजीली हम अपना एग्जाम जो है वो देते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि क्वेश्चन इतने करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि एक नया क्वेश्चन आ जाए तो उससे अटेम्प्ट कैसे किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नया क्वेश्चन आ गया जिसका आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो अगर आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। पर अगर किसी को सारे ही क्वेश्चन नए लग रहे होंगे तो वो उस क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाएगा उतना। तो ये एक बेनिफिट रहता है कि तो ऐसा ही नहीं कि सारे क्वेश्चन हमें पुराने ही लगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन पुराने लगते हैं, हम नए क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। वही। अच्छा, चलो अब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम को जब पेपर हम सॉल्व करते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है, और आपकी खुद की बात करें तो आपका क्या पैटर्न था? कौन से सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले किया? इनिशियली तो जो ऑर्डर रहता था, या तो जैसे ही पेपर आता था नंबरिंग के हिसाब से मैं वैसे ही करता था। ठीक है। एक एक क्वेश्चन करता था, पूरा टाइम देता था, जो नहीं करना चाहिए। आपको क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं हुआ उस मतलब तुरंत ही टाइम नहीं लगाना चाहिए ना एक क्वेश्चन पे, बहुत नहीं करना चाहिए कि एंड में आपको ये लगे कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा, जब आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया उस पे। राइट। और सब्जेक्ट भी आपको स्विच करने आना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है तो आपको स्विच कर देना चाहिए, हो सके कि दूसरे सब्जेक्ट में हो जाए। बिल्कुल। और एक चीज़ ये रहता है कि आप पहले जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि पहले जो 3-4 क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो अगर हो गए तो फ्लो स्टेट में आ जाते हैं आप, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं हुए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, तो वो बाकी के क्वेश्चंस को भी बिल्कुल इम्पैक्ट देते हैं। हाँ, मतलब अगर पहले एक क्वेश्चन में स्ट्रेस हो गया तो उसका इम्पैक्ट दूसरे में भी दिखाई देगा। बाद में देखेंगे तो वो दूसरा क्वेश्चन इतना आसान था कि वो पहले ही कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। मुझे लगता है आप जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं वो एस्पिरेंट्स जो है इस बात को ध्यान देंगे और अपना एग्जाम जो है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें कि जब एग्जाम देने के लिए गए थे उस दिन क्या रूटीन था आपका, और कितना नर्वस थे, और फिर एग्जाम देख के लगा कि ये तो पढ़ा हुआ है सारा, ये तो आता है मुझे? एग्जाम जब पहले हम एग्जाम देने गए तो इनिशियली पहले जो 1 घंटे तो एग्जाम के पहले बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो वो तब वो वेटिंग मोमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा था कि क्या होने वाला है। एग्जाम जब शुरू हुआ तभी पहले 1-2 क्वेश्चंस में ऐसा लगा कि क्या होने वाला है, बट फिर कुछ क्वेश्चन होने के बाद रूटीन बन गया कि लाइक ये ऐसा क्वेश्चन मैं किया हूँ, ऐसा पेपर मैं दे चुका हूँ, तो मुझे इस पेपर को इतना सीरियस क्यों लूँ, इसमें और उस पेपर में क्या फ़र्क है ज़्यादा क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। फिर तो सारे क्वेश्चन नॉर्मली अटेम्प्ट करने लग जाए। फिर एग्ज़ाम के बीच में कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं कौन सा पेपर दे रहा हूँ, मेरे को लाइक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। उसमें भी स्किप करना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन टाइम लग रहा है उसको एंड के लिए छोड़ देना टाइम वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल। जिस लॉजिक से आप बाकी सारे पेपर देते हैं उसी लॉजिक से आपको ये पेपर देना चाहिए।
और आपने कहा कि आप 3 साल से कोटा में है ना, तो कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा की क्या वाइब है, या बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं जो कोटा के स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कोटा के बारे में? कोटा में तो मेन इम्पोर्टेंस स्टडी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ आप आ रहे हैं तो आपका मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एनवायरनमेंट ही वैसा बना है कि कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पूरा सपोर्ट मिल सके। सारी जो भी चीज़ें आपको चाहिए, स्टेशनरी मटेरियल, बुक्स, ना, वो सभी यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है। यहाँ आपको पढ़ाई के लिए ही आना चाहिए अगर आप आ रहे हैं। बाकी कोई रीज़न से आएंगे तो ऐसा नहीं है ये आपके लिए सूटेबल होगा, ये कह नहीं सकता मैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए ये सिटी बन गया है, बेस्ट है जी। ओके, तो यहाँ की कचौरियाँ कैसी लगी आपको? पहले जब मैं इनिशियली आया तो खाना मेरे को पसंद नहीं आया था, क्योंकि अचानक से स्पाइसेस बदल गई, टेस्ट बदल गया, सब बदल गया। अब धीरे धीरे एडजस्ट हो गया है। ओके अच्छा, इसके साथ ही जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आप आइकन बन चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपके इंटरव्यू देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओम ने कैसे पढ़ाई करी, ताकि हम भी वैसे पढ़ाई करें और हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो, या उनके भी बहुत सारे जो सपने हैं वो यहाँ पे आके वो पूरा कर सके। तो जो इतने भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप अभी जो नेक्स्ट अगर आप मेंस देना चाहते हैं या एडवांस देना चाहते हैं तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आप केमिस्ट्री को पूरी तरह से कवर करें, क्योंकि केमिस्ट्री एक वो सब्जेक्ट है जो मार्क्स आपको आसानी से दे सकता है कंपेयर टू फिज़िक्स और मैथ्स। क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स आप सारा कवर कर दें तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आप एक गुड स्कोर ला सकते हैं, जबकि केमिस्ट्री में आप ऑलमोस्ट 90% ला ही सकते हैं हर पेपर में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो। और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि जितना नॉलेज है उसको मैं सही से दे रहा हूँ कि नहीं। मैथ्स और फिजिक्स वो तो मेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस किए, बट केमिस्ट्री नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो। तो आपको जितना नॉलेज चाहिए मेंस और एडवांस के लिए उतना कवर कर दो। तो केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन एक कहीं बहुत एक ऐसा लाइन से आ गया कि आपको बहुत अननेसेसरी लगा होगा, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बिल्कुल ही पता नहीं हो मेंस की तरफ से। एडवांस में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चंस ही तो आ सकता है। सारे क्वेश्चन, पूरा पेपर थोड़ी नया आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे केमिस्ट्री में। तो और मैथ्स और फिजिक्स में आपको 12th के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। 3 साल पहले जो ओम कोटा आया था और अब 3 साल बाद जब वो सिलेक्शन होने के बाद में जा रहा है, तो क्या चेंज खुद में दिखाई देता है आपको कि एलन ने एक ये बेस्ट चीज़ मेरे अंदर डेवलप की? पहला चेंज तो नॉलेज है, जो बहुत सारा नॉलेज आया है एलन से। दूसरा डिसिप्लिन है। मेन पॉइंट ये मैंने सीखा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। ये बस मैं पेपर के पर्सपेक्टिव से ही नहीं कह रहा, कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, टाइम लिमिट नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे ये, और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना चाहिए, किस ऑर्डर में करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई ही ना करते रहे, हाँ, है ना? बस नॉलेज गेन करके कोई फायदा नहीं होगा, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो ये जी सीखा आपने यहाँ पे? जी, ये मेन पॉइंट है जो मैंने सीखा। नॉलेज तो सीखा ही, बट अटेम्प्ट नॉलेज को अप्लाई करना वो सीखा, वो मेन। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ाई की बातें आपसे कर ली। अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। जब कभी भी आप नर्वस होते हैं या जब कभी भी आपको लगता है कि अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो क्या चीज़ें आपको करना पसंद है? इनिशियली कोटा आने से पहले तो मैं बैडमिंटन खेलता था, बट कोटा आने के बाद वो पीयर ग्रुप तो नहीं रहा बैडमिंटन खेलने वाला। तो यहाँ आके इनिशियली तो मैं स्पोर्ट्स नहीं करता था। तो पहली बात, आपको बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए पढ़ाई से, और दूसरी बात, पीयर ग्रुप एक मेंटेन करना चाहिए दोस्तों से बातें करने के लिए। बस पढ़ाई का पीयर ग्रुप भी मेंटेन करना चाहिए, बट उनके साथ रिलैक्सेशन के लिए भी बातें ऐसे करनी ही चाहिए। सारा स्ट्रेस आप, और पेरेंट्स से तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो खुद के पास ना रख के पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। इस कारण से नहीं कि वो आपको हेल्प करे, इस कारण से कि आप से स्ट्रेस दूर हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए आपको।
बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो, जैसा आपने बताया शुरुआत में कि मेरे कम नंबर आए, तो सोचा कि मैं पेरेंट्स से बताऊं ना बताऊं, शेयर करूं ना करूं, लेकिन कर किया, ही लेना चाहिए। किया तभी आप यहाँ पे है ना, इस मुकाम क्योंकि पे। ऐसे छिपाए रखने पे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपके साथ सोचो कि आपका बेनिफिट कैसे होगा, और शेयर करने से ही आपका बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल, और पेरेंट्स और हम सब भी यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आए वो अपने सपने पूरे करें। कोई चाहता है कि आपका ही बेनिफिट हो, तो आप फायदा क्यों ना उठाए उसका, आप खुद के बेनिफिट के लिए काम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने ओम देखी है, आपने खुद देखी होगी, आपके बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, तो देखा होगा कि जब भी उन्हें ब्रेक मिलता है या तो फ़ोन चलाने लग जाते हैं, या कह सकते हैं कि ठीक है साथी से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए मुझे फ़ोन देखना है, और उसके बाद में घंटों कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो कि खाना खाने से पहले 5 मिनट फ़ोन देख लेती हूँ, उसके बाद खाना खाने के टाइम भी बीत जाता है, और फिर लगता है कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया, जो बहुत ही गलत बात है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया से, फोन से खुद को कैसे दूर रखा और कैसे इतने तन्मयता के साथ पढ़ाई की? मेरे पास फोन नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब इंस्पायर करने वाली बात है। फोन नहीं है आपके पास? मेरे को जिन भैया ने मेरे को बोला था कि एलन अटेंड करने के लिए, उन्होंने बोला था कि अभी डिवाइसेस से इस मोमेंट पे दूर रहे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। और बाकी के सोशल मीडिया के साइट्स तो मैं एक्चुअली उन सब के बारे में इतना नहीं जानता, मैं बस यूट्यूब ही देखता था कभी कभी, वो भी मम्मी के फ़ोन पे। कभी एक दो तो थोड़ी देर ब्रेक लेना है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा वो बर्नआउट की फीलिंग आ गई, तो उसमें ब्रेक के लिए मम्मी के फ़ोन पे ही देखता था। बट मेरे पास वैसे फ़ोन नहीं है। कभी हुआ भी नहीं ऐसे कि लोग फेसबुक पे इतनी फोटोज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे? मैं वो सब नहीं देखा। और अच्छी बात है जो नहीं देखी आपने, तभी आप अपना टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाए। बिल्कुल ओम, आपने हमारे साथ बातचीत करी, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, और जो कह सकते हैं फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी आपने सही गाइडेंस दी है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, पढ़ाई के साथ साथ उसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश को आप सुन रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ओम ने बताई है, जिन्हें फेलो एस्पिरेंट जो है वो आने वाले दिनों में अपने एग्जाम में याद रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।